स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस को हम लोग आज लेंगे। आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। कंसेप्ट अगर आप इसका क्लियर कर लेते हैं तो ये समझो कि किसी भी तरह के मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इन सारी चीज़ों को भी तुम आसान बना सकते हो। ये एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स को मैंने डिस्कशन किया था, आप याद करो तो उन टेक्निक्स में से एक टेक्निक ये भी था, अगर याद करें आप तो समझ लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है इसको अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे हम लोग। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसको आप पहले समझिए। एग्जांपल ये है कि आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है और आप 1000 पर्सन्स को आप इनविटेशन दे रहे हो, खाने पे बुला रहे हो, 1000 आदमी। बस इस एग्जाम्पल को समझ लेंगे, बस अब जो मैं कहानी बता रहा हूं इसको आप समझ लीजिए, आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअल में क्या है समझ में आ जाएगा बहुत आसान वे में। नया रिसर्च है ये, तो इसका फायदा उठाइए आप। तो आपको 1000 पर्सन्स को आपने इनविटेशन दिया है, खाने पे आपने बुलाया है। अब खाना पे आपने बुलाया है तो आपने अपने घर पे ही आप कुक बुलवा के खाना बनवाना चाहते हो। अब जब कुक आएगा खाना बनाने तो मान लीजिए आप उसको यूं ही बहुत सारे आइटम्स दे दोगे तो निश्चित तौर पर आपको पता ही नहीं होगा कि खाना बनने में कितना, मतलब 1000 पर्सन्स को खाना खिलाने के लिए कितने राइस की आवश्यकता थी या कितने आटे की ज़रूरत है। एकदम एकदम आसान भाषा में बात करें तो कितने केजी तेल की ज़रूरत है, कितने मसाले की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं है, आपने सीधे ही प्रोवाइड करवा दिया। एक ऑप्शन ये है, ठीक है, मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। तुम दो तरीके से खाना बनवा सकते हो। एक तो ये कि कुक आए, आप उसको चीज़ें प्रोवाइड करवा दो, है ना, मतलब कि वो समझो कि सारी चीज़ें मौजूद है, वो जितनी चाहे वो यूज़ करे। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी एक्सपर्ट से बात करो, किसी एक्सपर्ट से बात करो और पहले ही पता कर लो कि इतने 1000 पर्सन को खाना खिलाने के लिए कितने राइस की नीड है या कितने आटे की नीड है, कितना फ्लेवर चाहिए, इसके अलावा कितना एडिबल ऑयल चाहिए, कितने मसाला चाहिए, ये पहले ही तय करवा लो। किससे? किसी एक्सपर्ट से। और उस एक्सपर्ट को कहो, उससे जब पता हो जाए तो ठीक कुक को उतना ही सामान प्रोवाइड करवाओ जितना कि एक्सपर्ट ने कहा है। पहले समझो मैं क्या कह रहा हूं। अगर अभी भी बातें समझ में नहीं आई है तो मैं तो सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि तुम्हें 1000 इंसान को खाना खिलाना है, तुमने बुला के लाया कुक को, कुक आ गया है। अब कुक को दो तरीका है, तुम चीजें सीधे प्रोवाइड करवा दो, ये रहा चावल, ये रहा आटा, ये रहा मसाला, देखो इसमें से जितना भी यूज कर सकते हो करके खाना बना दो। एक ये तो नॉर्मल तरीका है। अब थोड़ा मैं स्मार्ट तरीका बता रहा हूं, बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। वो क्या है कि आप कुक को सीधे सामान प्रोवाइड ना करवा के आप एक एक्सपर्ट को बुलवाओ। उस एक्सपर्ट से पूछो कि देखो 1000 आदमी को खाना खिलाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल कितना लगेगा, ठीक है ना। तो सारे मटेरियल पहले वो बता देगा आपको कि देखिए, सपोज करता हूं मैं, सपोज कितना करूं, सपोज 100 केजी राइस चाहिए, 100 केजीज क्या चाहिए, चावल चाहिए। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। इसके अलावा सपोज करो 10 केजी पल्सेस चाहिए, दाल चाहिए, 25 केजी एडिबल ऑयल चाहिए। एक एग्जांपल बता रहा हूं, कितना, 25 केजी राइस, पल्सेस एंड एडिबल ऑयल, मतलब और भी मटेरियल है, ये इतना इतना एक्सपर्ट ने बताया। अब उस कुक को आप इतनी ही चीजें प्रोवाइड करो कि भाई 1000 आदमी का खाना बनाना है ना, तो ये लो 100 किलो चावल, 10 किलो दाल और खाने वाला तेल कितना किलो, 25 किलो आपने प्रोवाइड करवा दिया। आप कहोगे ये क्या बात हो गई, इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा समझने की कोशिश कीजिए आप। अब ऑलरेडी पता है इसको
कुक को कि भाई 100 किलो चावल है हमारे पास और इसी चावल में हमें 1000 इंसान का खाना बनाना है, वो चावल को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। एम आई राइट? यस या नो? उसे पता है कि यही मटेरियल है और ये ऐसा नहीं यूं ही है, ये एक्सपर्ट का सुझाया गया मटेरियल है। अगर इस मटेरियल में अगर ये इतने लोगों को खाना नहीं खिलाया जा सका तो हमसे क्वेश्चन किया जाएगा। अब क्या होगा आप बताइए, पहले वाले तरीके में कुक ज्यादा अलर्ट होके खाना बनाएगा या दूसरे वाले तरीके में कुक ज्यादा अलर्ट होके खाना बनाएगा? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। एक्चुअल में अगर गौर से देखें तो यही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। पहले क्या करो, पहले आप अनुमान लगाओ, मतलब कि अभी खाना बना नहीं है, खाना बनने से पहले ही आपने पता कर लिया कि 1000 आदमी को खाना खिलाने में कितना खर्च होगा। सारी चीजें इसमें जोड़ दीजिए, मटेरियल नहीं, वेजेस में मजदूरी भी जोड़िए, मटेरियल के साथ साथ वेजेस भी जोड़िए। जो जो मटेरियल जितना लगेगा पहले ही, मतलब कि अभी खाना बनना स्टार्ट हुआ नहीं है, उससे पहले आपने पता कर लिया, आपने अंदाजा लगाया, मतलब आपने सोचा कि इतना। अब देखो अंदाजा यूं ही तो नहीं लगा लोगे ना, आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस तो होगा। उन पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर आपने पहले ही तय कर लिया कि 1000 इंसान को खाना खिलाने में इतना पैसा खर्च होगा। सपोज करो 1000 इंसान को खाना खिलाने में 2 लाख रुपए का खर्च होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया, सारी चीजों को जोड़ दिया गया। तो अब अभी आपका खाना तैयार हुआ नहीं है, कुक ने अभी खाना बनाना स्टार्ट किया नहीं, उससे पहले आपने कॉस्टिंग कर लिया क्या? यस, आपने पहले ही कॉस्टिंग कर लिया, पहले ही आपने अंदाजा लगाकर तय कर लिया कि भाई 2 लाख रुपए में 1000 इंसान का खाना बनेगा। अब कुक को यह बात पता है कि जिसके हम अभी खाना बना रहे हैं ना, वो इंसान बहुत एक्सपर्ट है, उसको पहले से ही अंदाजा है कि 2 लाख रुपए में खाना बनेगा 1000 आदमी का। तो इसमें अब वो किसी भी तरह से लापरवाही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मजदूरों की मजदूरी भी शामिल है, मजदूर इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। वो अलर्ट होकर काम करेगा, कोई भी वेस्ट नहीं करेगा, आटा यूं ही खराब नहीं कर देगा, चावल यूं ही फेंक नहीं देगा, वो एकदम बैलेंस्ड वे में काम करेगा। तो एक बार कॉस्टिंग तो आपने खाना बनाने से पहले कर दिया, राइट। अब एक बार कॉस्टिंग और होगी, एक्चुअल में जब परफॉर्मेंस होगा, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, जब खाना बनना स्टार्ट होगा और वास्तव में जो खर्च होगा, फिर एक बार लिखा जाएगा। नहीं समझे बात को? जब खाना एक्चुअल में बनना स्टार्ट होगा, वास्तव में कितना खर्च आ रहा है, कितना चावल लगा, कितने दाल को यूज किया हमने, कितना मसाला यूज किया, अब जो कुक के अकॉर्डिंग, तो उसको एक्चुअल में फिर से रिकॉर्ड किया जाएगा। पहले एक बार रिकॉर्ड कर लिया था हमने, फिर हमने एक्चुअल को भी लिखा, तो 2 बार किया, एक ही बात के लिए 2 बार लिखा हमने। हमने पहले लिखा, एक अनुमान के आधार पे लिखा, दूसरी बार कब लिखा? जब एक्चुअल में खाना बना तो लिखा। अब यहां पर क्या होगा? 2 में से एक बात होगी, या तो ये होगा कि जो खाना बनाने जो एक्चुअल में बना तो कॉस्ट या तो 1,95,000 आएगा, 93, 96, 97, मतलब या तो एक्चुअल से 3 बातें हो सकती है। मे भी ये बहुत कम चांस है कि एग्जैक्टली 2 लाख ही लगेगा एक्चुअल में, लेकिन ये बहुत कम चांस है। लेकिन ज्यादा चांस किस बात का है? ज्यादा चांस किस बात का है? या तो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, या तो 1,95 होगा, 1,98 होगा, या 2,03,000, 2,04,000 होगा, तो यही होगा नहीं। तो पहले में जो है ना, जो आपने जो पहले कॉस्टिंग किया, जो पहले आपने अंदाजा लगाया, उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड। उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कितना है? स्टैंडर्ड इज 2 लाख ना, चलो स्टैंडर्ड है 2 लाख। एक्चुअल कितना है? एक्चुअल है 2,05,000। तो अब बताओ वेरिएंस कितना है? ये जो अंतर है दैट इज कॉल्ड वेरिएंस, विचलन। वेरिएंस कितना है?
5,000। अब इस वेरिएंस का एनालिसिस करेंगे हम, समझ लो अगला स्टेप। अब इसको फिर से एक बार समझो। हाँ भाई, तो अब हमने ऐसा एक्सपर्ट ने बताया कि भाई 2 लाख लगेगा, जब एक्चुअल में बना तो कितना लग गया? 2,05,000 लग गया। अब हम इसका एनालिसिस करेंगे, इस वेरिएंस का क्या करेंगे? हम एनालिसिस करेंगे कि इस वेरिएंस का कारण क्या है, इस अंतर का कारण पता लगाएंगे। अब अंतर 2 वजह से आ सकता है। एक तो यह है कि या तो इसमें कुक की लापरवाही होगी, या तो इसकी लापरवाही है, या फिर इसकी कोई लापरवाही नहीं है। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं है। हुआ क्या ना कि जब हमने स्टैंडर्ड को के कॉस्टिंग किया था, उस वक्त हमने जो चावल का कॉस्ट माना था वो एक्चुअल में बढ़ गया। इसमें किसी की लापरवाही है क्या? नहीं। अगर प्राइस बढ़ गया, सरकार का टैक्स बढ़ गया, या किसी वजह से कुछ और चीजें बढ़ गई, तो ये तो इसकी गलती नहीं है, इसकी गलती नहीं है, कुक की गलती नहीं है। इससे क्या होगा, अगर हम इस तरह से कॉस्टिंग करेंगे तो अब ये पता होगा कुक को कि अगर मेरी कोई गलती होगी तो ये पॉइंट आउट हो जाएगा। एम आई राइट? तो ये वाला जो तरीका है, आपको लगता है ना बेहतरीन तरीका है, इसी तरीके को एक्चुअल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहता है। ठीक समझ में बात? 100% समझ में आ गया होगा, एकदम कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं फाइनली बताता हूं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सेंस यही है कि आप प्रोडक्शन से पहले एक बार कॉस्टिंग करो, प्रोडक्शन से पहले एक बार कॉस्टिंग करो, और फिर एक्चुअल जब परफॉर्मेंस प्रोडक्शन हो फिर कॉस्टिंग करो, 2 बार करो। अब स्टैंडर्ड से एक्चुअल का वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड से एक्चुअल का वेरिएंस पता करो, डिफरेंस पता करो, विचलन पता करो। और विचलन पता होते ही सो मत जाओ, फिर यहां तक अगर तुमने विचलन पता करके और कुछ आगे किया ही नहीं तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। अब उस वेरिएंस का क्या करो? एनालिसिस करो। क्या करो बोलो? इस वेरिएंस का क्या करना है आपको? इसका एनालिसिस करना है कि इसमें अंतर के कारण क्या हैं। अब अंतर का अगर स्वाभाविक कारण है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है फिर तो ठीक है, लेकिन वो कारण अगर है जो हमारे कंट्रोल में था तो तुरंत हम फैक्ट्री मैनेजर से बात करेंगे या रेस्पॉन्सिबल पर्सन से बात करेंगे कि ये लापरवाही तुमने क्यों किया। एम आई राइट? अगर मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा दिख रहा है तो हम पता करेंगे कि मटेरियल का कॉस्ट एक्चुअल में अभी क्या चल रहा है, तो इतना चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमारे परचेस मैनेजर ने मटेरियल खरीदने में लापरवाही की है। मटेरियल जो मान लो जो राइस 80 रुपए किलो मिल सकता था, ऐसा तो नहीं सिर्फ 85 रुपए प्रति किलो खरीद लिया है। तो यहां पर क्या हुआ, पूरा ही कह सकते हो कि सिस्टम अलर्ट रहेगा कि भाई गलती नहीं करना है, नहीं तो हमारी बातें पकड़ में आ जाएगी। अगर इस तरीके से कॉस्टिंग की जाएगी तो आपको लगता नहीं कॉस्ट कंट्रोल होगा? अरे कंट्रोल होगा नहीं होगा? कॉस्ट को रिड्यूस भी किया जा सकता है इस तरीके से। अगर आप कॉस्टिंग करोगे तो कॉस्ट को घटाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि देखो जब जो लोग इन्वॉल्व हैं पूरे ही प्रोडक्शन के प्रोसेस में, सभी लगभग डायरेक्टली, अब सिर्फ फैक्ट्री मैनेजर ही इन्वॉल्व नहीं है, परचेस मैनेजर का काम है गुड्स को परचेस करके लाके देना, है ना। तो जो लोग भी जहां रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हम पकड़ेंगे, ऐसे में क्या होगा ना, सभी को पता होगा कि भाई हम बहुत अलर्ट होकर काम करें, नहीं तो हमारी बातें पकड़ में आ जाएगी और अल्टरनेटिवली आने वाले दिनों में हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वो क्या चाहेंगे मालूम है कि पढ़ने की बात तो छोड़ो, वो हर हालत में कोशिश क्या करेंगे कि ऐसा क्या करें जो स्टैंडर्ड से एक्चुअल को क्या कर दें, कम कर दें। तो ये बेहतरीन टेक्निक है कि नहीं कॉस्ट को रिड्यूस करने का। एटलीस्ट कंट्रोल तो होगा, लापरवाही नहीं होगी, बढ़ेगा नहीं है। राइट? कहने का सेंस ये है कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपकी एक कार, एक और एग्जांपल देता हूं। आपकी एक कार है, एक ड्राइवर है। आपने ड्राइवर को कहा कि देखो यहां से 50 किलोमीटर के किसी डिस्टेंस पे भेज रहे हो, आपने पहले ही बता दिया इस कार का फ्यूल कंजम्पशन इतना है, यहां से यहां तक में तुम्हें इतना लीटर पेट्रोल लगना चाहिए। पहले ही जब उसको बता दोगे ना, तो वो अब पेट्रोल का मतलब यूटिलाइज बेकार वे में नहीं करेगा। वो हर हालत में अलर्ट रहेगा, वो कभी भी कार को ज्यादा नहीं चलाएगा। इवन कुछ इस तरह से चलाएगा वो कि वो कुछ फ्यूल बचा ले, फ्यूल बचा ले, एक्सपेक्टेड फ्यूल जो आपने बताया था उसको बचाए,
ताकि आपको वो इम्प्रेस कर सके, अपनी सैलरी बढ़वा सके, प्रमोशन करवा सके। एक और एग्जांपल मैंने दे दिया, मेरे ख्याल से बात और अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी को हम एक्चुअल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं। मेन बात क्या होती है ना डियर, कि जैसे ही तुम एग्जाम्पल अगर समझ लो, जो भी एग्जाम्पल, जब भी मैं किसी टॉपिक को लेता हूं तो आपको पता है मैं वहां पर एक एग्जाम्पल देता हूं, और उस एग्जाम्पल को जिस बच्चे ने समझ लिया, बस उसको अब आगे परेशानी नहीं होगी, उसको पता होगा कि वो चैप्टर वो क्यों पढ़ रहा है 100%। फिर आपको हर चैप्टर के हर क्वेश्चन का सही मतलब समझ में आएगा, और आपको पढ़ने का उद्देश्य भी समझ में आएगा। ये काम सिर्फ किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, बल्कि आप अपने घरों में भी इस तरीके को अपना सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं तुरंत, उसके बाद इन सारी बातों को करना 2 मिनट का काम रहेगा बस। जैसे आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है एक बिल्डिंग का, है ना, इंजीनियर्स पहले बता देंगे आपको कि इस मकान को बनाने में आपका खर्च एक्चुअल में क्या होने वाला है। इतना सीमेंट लगना है इसमें, इतना रेत लगना है इसमें, इतने ब्रिक्स लगेंगे इसमें, ये पहले आपको बता दिया गया, ठीक है ना। पहले ही आपने सारी चीजों को लिखकर एक एक रुपए आपको पहले बता दिया गया। अब जब मकान बनना स्टार्ट होगा तो आपने एक ऑथराइज्ड पर्सन को रखा कि लो तुम मकान बनवाना स्टार्ट करो। परचेस करने के लिए किसी और को कहा, उसकी निगरानी, मकान बनाने की निगरानी के लिए मजदूर को लाकर मकान बनवाना किसी और को जिम्मेदारी दिया। अब इन सारे लोगों को पता है कि भाई देखो, हमारे बॉस को पहले से पता है कि इस मकान में इतना पैसा खर्च होने को है, इतना ब्रिक्स लगेगा, एक ईंट भी गड़बड़ हुआ पकड़ में आ जाएगा। तो क्या ये लोग लापरवाही करेंगे अब मकान बनाने में? नहीं, लापरवाही तो दूर, अब इनकी कोशिश क्या होगी कि मान लो 50 लाख का एक मकान बनाना है, तो उनकी कोशिश होगी कि यार 25,000 ही कम से कम बचा लें ताकि हम इंप्रेस कर सकें। एम आई राइट? अब अगर लगातार कोई इंप्लॉई स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा है, एक्चुअल को बढ़ा रहा है, इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। फिर भी बढ़ते ही हम उसको टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि हम वेरिएंस का एनालिसिस करेंगे। मतलब हम कारणों का पता लगाएंगे कि इस कारण का रीजन क्या है। अगर कोई स्वाभाविक कारण है, ऑब्वियसली अगर ये चीजें होना था, अब मान लो मटेरियल का प्राइस ही मार्केट में बढ़ गया है, तो भाई हमें मटेरियल तो महंगा ही मिलेगा ना। फिर यहां पर किसी की फैक्ट्री मैनेजर या परचेस मैनेजर की कोई गलती नहीं है। लेकिन मटेरियल प्राइस नहीं बढ़ा, लेबर नहीं बढ़ा, कोई कॉस्ट बढ़ा नहीं, फिर भी वेरिएंस 5000 का है, इसका मतलब प्रोडक्शन के दौरान कहीं ना कहीं कोई गलती की गई है। तो हम जो इससे रिलेटेड पर्सन है उसको हम टारगेट करेंगे, उसको वार्न करेंगे, आने वाले दिनों में दोबारा ऐसा ना करें, एक मौका देंगे। तो आपको लगता नहीं है ये वाला तरीका अगर हम अपना लें तो हम अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? यही होता है स्मार्ट तरीका। इसी को एक्चुअल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं। स्टैंडर्ड में 2 चीजें यूज होगी, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, वेरिएंस। आपको बता दिया जाएगा कि मटेरियल इतना किलो लगना था, इतना केजी लगना था, दैट इज स्टैंडर्ड मटेरियल। लगा इतना, दैट इज एक्चुअल मटेरियल। वेरिएंस इतना, सपोज करो लगना था 100 केजी, लगा कितना 90 केजी, वेरिएंस कितना 10 केजी। तो ये पॉजिटिव वेरिएंस है या नेगेटिव वेरिएंस है? ये पॉजिटिव वेरिएंस है ना, घट गया। नेगेटिव वेरिएंस कब होगा? जब ये बढ़ जाए, दैट इज नेगेटिव वेरिएंस। अब मुझे लगता है अब मैं जब इसे समझाऊंगा अगले 5 मिनट में सारा ही टॉपिक समाप्त हो जाएगा और आपको एक एक लाइन का मतलब समझ में आएगा। वरना बिना इतनी बातों को समझे जब डेफिनेशन बच्चों को समझाया जाता है, जबरदस्त सर में दर्द हो रहा है, बच्चों के झेल रहे होते हैं बच्चे, कहाँ क्लियर हुआ। अब देखो क्लियर कैसे हो जाएगा। स्टैंडर्ड्स आर द डिजायर्ड लेवल, डिजायर समझ रहे हो ना? तो डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस प्री डिटरमाइंड फॉर इवैल्यूएटिंग वेदर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। ध्यान दे रहे हो? स्टैंडर्ड क्या है? प्री डिटरमाइंड है, पहले से तय कर लिया। और हम क्या कर रहे हैं यहां पर? एक्चुअल परफॉर्मेंस इज अप टू मार्क, परफॉर्मेंस इज अप टू द मार्क। इज इट एफिशिएंट फॉर नॉट? ये एफिशिएंट है या नहीं है, और नॉट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर या शुड बी कॉस्ट predetermined for a product, process, job, etc. and its various cost components based on technical estimates for a specified period and under prescribed set of conditions। सर में दर्द हो गया होगा।
नहीं हुआ? नहीं हुआ? इन सारी बातों का सीधा ये मतलब यह है, आपको अगर एग्जाम में लिखना हो, बस जो मैंने बातें कही है इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। और अब अगर इसको देखोगे आराम से कूल माइंड होकर, तो आपको सारांश यही निकल के आएगा कि हमने प्रोडक्शन से पहले प्री डिटरमाइंड से प्री मतलब पहले, तो पहले हमने तय कर लिया इतना कॉस्ट लगेगा, एक्चुअल में इतना लगा, वेरिएंस पता करो, उसका एनालिसिस करो, उसके बाद करेक्टिव एक्शन लो। एक और स्टेप समझिए, हम करेक्टिव एक्शन लेंगे ना, देखो पहले स्टेप समझो, पहले पता लगाएंगे खर्च कितना आएगा, उसके बाद एक्चुअल में क्या आया वो देखेंगे, तीसरा स्टेप वेरिएंस पता करेंगे, चौथा स्टेप उसका एनालिसिस करेंगे, चौथा स्टेप क्या करेंगे, वेरिएंस पता करके सो नहीं जाएंगे, एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद भी रिजल्ट आया तो सो नहीं जाएंगे, अब क्या लेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। करेक्टिव एक्शन मतलब क्या कर सकते हैं, उपाय कि ये गलती दोबारा ना हो। अब अगर आपको बताएं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छा सर एक बात बताएं कि 2 लाख हमने माना था, 1,98,000 आ गया तो खुश हो जाएंगे और सो जाएंगे? नहीं, यहां पर भी हम क्या करेंगे ना कि हम ये पता करेंगे और क्या बेहतर हो सकता था। ऐसा तो नहीं 3,000 और बचा सकते थे, अरे समझ रहे हो क्या, और क्या बेहतर हो सकता था वो चेक करेंगे, और जो बेहतर नहीं हो सकता था मैक्सिमम बेहतर करने की कोशिश की गई है। तो निश्चित तौर पर जो लोग प्रोडक्शन के जो भी लिंक्ड लोग हैं उन्हें हम निश्चित तौर पर उनकी प्रशंसा करेंगे, जरूरत पड़े तो उनको मोटिवेट करने के लिए, आपने पढ़ा होगा मैस्लो के थ्योरी के बारे में, उनको अलग अलग तरीके से हम प्रमोशन कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये कॉस्ट कंट्रोल एंड रिड्यूस करने का एक बेहतरीन तरीका है। आइए, मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने आपको बता दिया है, द मेन फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक एक लाइन अब आपको पता है, चेक कर लीजिए। इट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड है नहीं है, कोई शक है क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ऑलवेज प्रोडक्ट स्पेसिफिक, दैट इज इट इज फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोसेस जॉब इट, ये किसी एक प्रोडक्ट या प्रोसेस या जॉब के लिए होता है, एक जॉब एक प्रोडक्ट के लिए होता है स्टैंडर्ड, समझ रहे हो ना? एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, जब भी कोई प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, मैं आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करता हूं। भाई हम कुर्सी बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, दैट चेयर, अब बहुत सारे टाइप की चीजें हम बनाते हैं, एक कुछ ऐसी चीजें बनाते हो आप जहां पर एक टाइप का मटेरियल लगता है, नॉर्मली मेन मटेरियल एक ही होता है, कुछ ऐसी चीजें बनाते हो जिसमें 2-3 टाइप का मटेरियल लगता है। अब प्लास्टिक की कुर्सी बना रहे हो, एक अलग बात है, इसके अलावा कार बना रहे हो, वहां पे कई टाइप का मटेरियल यूज होता है, मटेरियल को मिक्स किया जाता है। तो कैसे चाहे जो भी हो, एक प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज साइंटिफिकली डिटरमाइंड, ये साइंटिफिकली डिटरमाइंड होता है, स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, समझ लो ना? मैंने आपको बताया एक्सपर्ट के द्वारा स्टैंडर्ड को डिसाइड किया जाता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा अंदाजा लगाता नहीं, बिल्कुल सोच समझकर चीजें डील की जाती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, टाटा नैनो बेस्ट एग्जांपल है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, मैं आपको बता रहा हूं। टाटा नैनो अभी मार्केट में आया नहीं था, और रतन टाटा जी ने कह दिया था कि हम 1,00,000 रुपए की एक कार मार्केट में देंगे, और वास्तव में उन्होंने करके दिखाया। सोचिए आप, टाटा नैनो, जब रतन टाटा जी ने घोषणा किया था कि हम 1,00,000 की एक कार मार्केट में देंगे, तब मैं आपको बताऊं, तब कार मार्केट में क्या बन गई थी? उस वक्त कार बनी नहीं थी, कार रोड पे किसी ने देखा था? कार का डिजाइन भी नहीं हुआ था एक्चुअल में, कार का एक्चुअल में डिजाइन भी नहीं हुआ था, बस उन्होंने घोषणा कर दिया। अब ऐसे थोड़ी है कि यूं ही उन्होंने कह दिया होगा, उनको पता था कि यह पॉसिबल है। वास्तव में उन्होंने 1,00,000 में कार प्रोवाइड किया। अब जैसे देखो, कुछ लोग कहेंगे नहीं 1,00,000 से ज्यादा में आता था, भाई 1,00,000 से ज्यादा अब रोड टैक्स है, इंश्योरेंस है, ये रतन टाटा जी थोड़ी ले रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट ले रही है, कंपनी ले रही है, उसको छोड़िए आप। उन्होंने 1,00,000 में प्रॉफिट सहित रोड पे, मतलब शोरूम को दे दिया, लो बेचो, रोड टैक्स वगैरह अपना ग्राहक ले, 1,00,000 में उन्होंने कार दे दिया। अब सोचो यहां पर क्या है, 1,00,000 में अगर कार दे दिया तो मान लो 80,000 का कॉस्ट आया होगा, इसमें 20,000 उन्होंने प्रॉफिट भी तो लिया होगा या नहीं? एक बात बताओ, अगर हम इतना भी प्रॉफिट नहीं लें तो काम क्यों करेंगे भाई? अब ये समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, ये बिजनेस है।
इसका मतलब कार को कितने में बनाने की टारगेट रहा होगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कितने में, 80,000 में। अब यहां पर इसी 80,000 को क्या बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वहां पर इसीलिए पहले तय कर लिया गया होगा कि इसमें किस टाइप का मटेरियल यूज होगा, है ना, कितना मटेरियल यूज होगा, कितने का मटेरियल आएगा, इसमें लेबर कितना लगेगा, है ना, इसमें डिफरेंट ओवरहेड्स कितने लगने हैं, सारी चीजें इसमें ऐड की गई होंगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी यहां पे आया होगा, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड भी, मटेरियल लेबर के साथ साथ, अब तो इतने समझदार हो गए होंगे ना आप, इसके साथ साथ फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यहां तक कि वो जो प्रचार होता था ना इसका, टाटा नैनो का, डिफरेंट कलर में दिखाया जाता था, वो सारा कॉस्ट जोड़ा गया होगा इसी पर, और तब जाकर वो 80,000 आया होगा। अरे बात समझ रहे हो क्या? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितना था, 80,000। अब इंजीनियर्स को पता है, फैक्ट्री मैनेजर्स को पता है, सभी को पता है कि भैया ऐसा है कि हमें कार को 80,000 में निकालना है। अरे बात समझ रहे हो? अब एक्चुअल में ये भी हो सकता है कि 79,000 लगा होगा, या हो सकता है 81,000 लग गया होगा, बहुत यही डिफरेंस होगा। 20,000 का तो डिफरेंस यहां पे नहीं आया होगा, 2, 3, 4 हज़ार का डिफरेंस आ सकता है। अब इसी का वेरिएंस एनालिसिस किया गया होगा कि भाई बढ़ क्यों रहा है या घट क्यों रहा है। एक्चुअल में कॉस्ट की दुनिया में ऐसा होता है। समझ रहे हो बात को? क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलिए, अगर आपका ये क्लियर हो गया है तो आगे के पॉइंट्स को भी आप चेक कर लें। स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन द कंडीशन लाइकली टू बी प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द बजट पीरियड। बजट का भी मतलब होता है क्या, पास्ट एक्सपीरियंस। बजट का क्या मतलब होता है, यहां पे देखो, पास्ट एक्सपीरियंस इज यूज्ड ओनली एज गाइड टू फ्यूचर, इट कैन बी यूज्ड। कुल मिलाकर जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं उन सारी बातों का रिलेशन यही आ रहा है। एम आई राइट? फिर कह रहा है स्टैंडर्ड्स आर बिल्ड बाय कोरिलेशन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल, लेबर, मशीन यूटिलाइजेशन, etc to the expected price of material, expected price of material, wages, rates and cost per machine hour, etc। इन सारी चीजों का स्टैंडर्ड पता किया जाता है, ये बात भी मैं आपको बता सका हूं। अब जो भी चीजें पढ़ोगे सारी चीजों का मतलब इसी आसपास घूमता हुआ नजर आएगा। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। A careful determination of a standard cost for each element of cost such as direct material, direct labor and overhead, recording of both standard and actual cost, standard and actual cost in proportionate book of accounts, फिर एप्रोप्रिएट बुक्स ऑफ अकाउंट, दोनों को रिकॉर्ड करता है। मैंने आपको इससे पहले बताया दोनों को रिकॉर्ड करते नहीं करता है भाई, मैंने आपको बताया ना कि स्टैंडर्ड को भी रिकॉर्ड करता है और एक्चुअल भी। स्टैंडर्ड मतलब प्री पहले, फिर एक्चुअल, फिर यहां पर कह रहा है वेरिएंस निकालते हैं, जो जी एनालिसिस करते हैं। मैंने आपको बताया ना अभी, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया? स्टेप याद रखिए, सारी चीजें यहीं पर है, अलग से आपको देखने की जरूरत नहीं। आप खुद भी स्लाइड्स को देखकर समझ सकते हो, दुनिया के किसी भी बुक को पढ़ के आप समझ सकते हो। अब मैं अगला लेक्चर जैसे ही दूंगा तो सारे ही क्वेश्चंस आप वर्ल्ड के किसी भी बुक से बना सकते हो। मैंने क्या कहा, पहले स्टैंडर्ड मतलब पहले तय करो कितना कॉस्ट लगना है ना, एक। अब फिर देखो कितना एक्चुअल में लगा, 2 स्टेप हो गया। फिर तीसरा, पता करो अंतर क्या है, दैट इज वेरिएंस क्या है। वेरिएंस मतलब अंतर विचलन। तीसरा हो गया दैट इज डेविएशन। चौथा, अब एनालिसिस करो कि एक्चुअल में क्या कारण रहा इस वेरिएंस का। पांचवा, करेक्टिव एक्शन लो। अगर करेक्टिव एक्शन नहीं लिए तो फिर मजा नहीं आएगा। एक तरह से ये बेस्ट मैनेजमेंट है, आप कह सकते हो। यहां पर आपने पहले प्लानिंग कर लिया। प्लानिंग भी क्या होता है, काम से पहले सोचते हो ये करना है, दैट इज यही तो प्लानिंग होता है। फिर लास्ट में क्या करते हो, कंट्रोल करते हो कि जैसा हमने किया था वैसा हम पाए या नहीं, अदरवाइज हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आगे एक पॉइंट और है, बस इसको समाप्त करेंगे। इसका एडवांटेजेस क्या है मैं बता चुका हूं। इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। यस या नो? एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है ये। परफॉर्मेंस का एक्चुअल में हम ये पता करें कि परफॉर्मेंस सही जा रहा है या बेकार जा रहा है। देखो, किसी को फ्री छोड़ दोगे ना, यूं ही करो जो तुम्हें लगता है बेहतर, तो नॉर्मली वो रिजल्ट सही नहीं आता है। एक टारगेट देके जब काम कराओगे तो रिजल्ट बेहतर आएगा, रिजल्ट बेहतर आएगा, ठीक है ना।
आप अगर टारगेट बेस्ड काम करोगे, जैसे कि तुम सीधे ही अगर ये सोच के पढ़ो 2 घंटा पढ़ना है, तो तुम्हें लगेगा यार 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा तुम्हें पहाड़ लगने लग जाएगा। और एक काम करो, दूसरा तुम एक टारगेट बना लो कि हमें आज 2 क्वेश्चन बनाना है, समझ लो क्या। तो अगर तुम्हें 3 घंटा भी लग जाएगा ना, तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा टारगेट क्या था, 2 क्वेश्चन का था। तो ये तरीका होता है। फाइनली अब आगे सब चीज आगे देख सकते हो। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हो सकता है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस पॉलिसी, इसके सहायता से हम प्रोडक्शन को, प्राइस पॉलिसी को भी तय कर सकते हैं, समझ रहे हो। कॉस्ट कंट्रोल होता है एंड एलिमिनेट ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस। मैंने अभी आपको बताया वेस्टेज एंड लॉसेस को कंट्रोल कर पाते हैं हम इससे, पहले तो यही बताया हमने, फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं, आगे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वेरिएशन, रिडक्शन ऑफ वर्क, इट एलिमिनेट्स इनएफिशिएंसीज, हेल्पफुल इन टेकिंग इंपोर्टेंट डिसीजंस। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आइए डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन पढ़ते हैं। अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, फ्रीक्वेंट रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स, डिफिकल्टी इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कोऑपरेशन की कमी। देखो, जितनी भी दुनिया की अच्छी चीजें हैं ना, उसका कुछ नेगेटिव पहलू भी होता है, और बुरी चीजें तो बुरी होती ही है, उसको तो छोड़ ही दो, समझ लो। लेकिन पढ़ाई के भी कुछ नेगेटिव पहलू हैं क्या? हाँ है। ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पढ़ाई का भी एक आध छोटा नेगेटिव पहलू है, लेकिन देखना होता है ये। देखो मैं एक बात बताऊं, एक इंसान को कैसे तय करोगे कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? दुनिया में शायद ही कोई इंसान ऐसा हो, है ना, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जिसके अंदर कोई बुराई ही ना हो। ऐसा पॉसिबल होता है? बुराई होता है, हर किसी के अंदर का किसी कुछ ना कुछ निगेटिव पॉइंट होता ही होता है। हम इंसान हैं, मनुष्यों के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो ना। हो सकता है कि आप बिल्कुल भी झूठ ना बोलते हो सकता है किसी की बेईमानी ना करते हो, लेकिन अंदर अंदर आप जलते हो सकते हैं किसी से, काश वो हमसे आगे ना बढ़े, या ऐसा हो कि वो बर्बाद हो जाए। ये भी एक बुराई है। गौर करो, एक सेकेंड के लिए भी अगर किसी के डेवलपमेंट पे आपकी नीयत खराब हुई, इसका मतलब आप अच्छे इंसान नहीं हो इस मायने में। तो गौर कीजिए, अच्छा इंसान और बुरे इंसान का डिफिनेशन ये है कि ये चेक करो, किसी की एक बुराई को देखकर तुम ये तय नहीं कर सकते कि वो इंसान बिल्कुल बुरा है, आप नहीं कह सकते। ये चेक करो कि उसके अंदर अच्छाई और बुराई का क्या है, रेशियो क्या है। अगर उसके अंदर अच्छाई ज्यादा और बुराई कम है, मतलब वो अच्छा इंसान है। भले ही आपने उसकी 4 बुराइयां देख ली हो, फिर भी आप उसको नहीं कह सकते ये बहुत बुरा इंसान है, समझ लो। क्योंकि बुराइयां तो अब किसी के अंदर क्या होता है ना, फिल्म वगैरह में आपने देखा होगा, खासतौर से अमरीश पुरी जी जो होते थे ना, तो बुराइयों का जखीरा होता था उनके अंदर। वो दिखाया जाता है कि बुराई ही बुराई, अच्छाई तो कुछ है ही नहीं। एम आई राइट? तो अच्छाई और बुराई। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पढ़ाई के अंदर भी कुछ ना कुछ बुराइयां होती है, कुछ बुराई है। अब जैसे कहोगे क्या इसके अंदर क्या बुराई हो गई, देखो पूरा बोर्ड अच्छाई है और इतनी सी बुराई है, इतना एक मिनट बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ये लो, दिख रहा है। इसलिए पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है। एजुकेशन से ज्यादा वैल्यूएबल चीज इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। ये आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अभी हो सकता है आपके दिमाग में कुछ ख्याल आएगा, ऐसा नहीं है सर, हमारे यहाँ एक व्यक्ति है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, करोड़ों रुपए उसके पास है, बड़ी इज्जत है। नहीं, तुम गलत जा रहे हो। एक समय आएगा, अगर अभी से इस बात को नहीं समझे तो तुम्हें अफसोस होगा, लेकिन अभी से समझ लो कि ऐसा कुछ नहीं है। एक पॉइंट के बाद आपको महसूस होगा कि पढ़ाई से बड़ी चीज कुछ नहीं है। बेस्ट एग्जांपल अडानी। लोग क्या सोचते हैं, देखो मैंने अभी कहा अच्छाई और बुराई हर किसी में होता है। मैं अडानी का बहुत बड़ा फैन हूं एक मायने में। उस व्यक्ति के अंदर बात करते हुए आपको लगेगा नहीं कि प्राउड की कोई पॉइंट ही नहीं छूट दिखेगा। दूसरा, उस व्यक्ति ने पता है क्या कहा कि इंटरव्यू में मैंने सुना कि भाई उनको अफसोस है कि वो और ज्यादा पढ़े लिखे क्यों नहीं है। अब सोचो, इस लेवल पे जाने के बाद भी इंसान को ये फीलिंग आती है, इसका मतलब एक पॉइंट के बाद जाकर पैसे का मामला खत्म होता है और स्टार्ट क्या होता है, एजुकेशन। तो गौर करो, अब बुराई क्या है, इसकी वजह से कभी कभार बच्चों का दिमागी हालत खराब हो जाता है।
पढ़ाई की वजह से। कई बार ना बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। अब सोचो, जिस बच्चे ने रिसेंटली आपने देखा कोटा में लगातार आत्महत्या, मैं आपको बता दूं आत्महत्या के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार अगर होते हैं तो माँ बाप होते हैं। अब माँ बाप भी थोड़ी चाहते हैं हमारे बच्चे मतलब कि इस तरह का कदम उठाएं। उनको पता ही नहीं चल पाता है कि उनका जो ये एक्शन है उनके बच्चों को आत्महत्या की तरफ लेकर जा रहा है। सुबह शाम आपको कह रहे हो बेटा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ लगा दिया, बेटा देखो तुम ना इस बार मेहनत से पढ़ो, बोलो या ना बोलो तुम एक्टिविटी ऐसी करो, जबरदस्ती अपना शौक पूरा करने के चक्कर में अगर बच्चों को आप इस ओर धकेल रहे हो कि नहीं तुम्हें एमबीबीएस डॉक्टर बन जाना है, तुम्हें इंजीनियर बन जाना है, समझ रहे हो। अब सवाल यह है कि बच्चे को उसका वो लेवल है नहीं, आप उसको जबरदस्ती उस एरिया में धकेल रहे हो, मे बी या उसका कुछ और ही सोच है, तो उसको तो फीलिंग आती है ना बाद में कि यार मतलब कि हम अपने परिवार को बर्बाद करने का जिम्मेदार ना बन जाएं और ज्यादा पैसा माँ बाप का बर्बाद ना कर दें, चलो उससे पहले हम ही दुनिया से निकल लेते हैं। कई बार और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन देखो गौर से देखो, मैं बस यूं ही कह रहा हूं कि पढ़ाई का ये एक बैड पॉइंट है। उसके माँ बाप को क्या लगा कि काश इसको हम पढ़ाई ही ना होते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता, एम आई राइट। लेकिन इसको हमें सुधारने की जरूरत है किसी भी कीमत पे। ऑलवेज पढ़ाई 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 करके ऐसा स्थिति ना बनाया जाए कि कोई इसी वे में मूव कर जाए। गौर करें, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक सारांश निकल कर आएगा कि जिनको जो इच्छा हो उसको पढ़ने दीजिए और उसकी लाइफ की मजबूरी मत बना दीजिए कि तुमने अगर ये नहीं किया तो तुम बर्बाद हो। रास्ते और भी हैं जिंदगी जीने के, बट वे चाहे जो भी हो एजुकेटेड होना आपको जरूरी है। तो उसी तरह से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, समझ रहे हो कि कई बार हम जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट निकालते हैं, पहले से हम तय कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वेरिएशन के चांसेस होते हैं। हमने जो सोचा एज इट इज वो हो ये जरूरी नहीं होता, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आइए बस एक लास्ट पॉइंट और नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। वो क्या है, द वेरिएंस में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब हम लोग वेरिएंस किस किस चीज का निकालेंगे ये भी मैं बता चुका हूं। मैटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड, सेल या प्रॉफिट वेरिएंसेस। ये 4 कैटेगरीज है। इन्हीं कैटेगरीज पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मैटेरियल वेरिएंस समझ रहे हो, अब इसमें आएगा मैटेरियल प्राइस वेरिएंस, मैटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब इस वेरिएंसेस को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब आराम से अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो मुझे लगता है 2 लेक्चर और इस पर अगर दे दिया जाए, एक और, तो आप ओवरऑल समझ जाएंगे, तो 100% चीजों को आप कंफर्म कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।